आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल प्रोडक्ट बाय मोनोपोलिस्टिक। ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड आज हम देखेंगे कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम आपका काम करता है। इन बातों पर आज हमारा ये क्लास फोकस करेगी। तो मल्टीपल प्रोडक्ट यानी एक मोनोपोली क्या करता है, कभी कभी मोनोपोली दो अलग अलग प्राइस पे अपनी वस्तुओं को बेचता है। ये पहला बिहेवियर आज स्टडी करेंगे। और दूसरा उसका मोनोपोली का एक होता है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट दो अलग अलग मार्केट में लॉन्च कर देता है जबकि उसकी कॉस्ट समान रहती है। अब हमको पता कहां से चलता है कि ये मोनोपोली है, तो जब उसकी दोनों वस्तुओं की लागत समान होती तो समझ जाते हैं कि एक ही प्रोड्यूसर है जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तो आज हमारा ये लेक्चर बन जाता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट बाय मोनोपोलिस्टिक मार्केट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां पर एक्स एंड वाई दो कमोडिटी है, यहां पर दो प्राइस है P1 एंड P2, इसलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट बन जाता है। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक मूल्य होता P1, एक आपके पास कमोडिटी होती X, तो आप नॉर्मली कर सकते थे, आप अवकलन मेथड से कर ले सकते थे। लेकिन आपके पास आंशिक अवकलन की आवश्यकता यहां पे पड़ जाती है, क्योंकि आपके पास दो से अधिक प्रोडक्ट हैं एंड दो से अधिक प्राइस है। चलिए एक आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ टू कॉम्पिटिटिव कमोडिटीज आर गिवन। दो प्रतियोगी वस्तुओं का जो मांग फलन है, एक का आपका x है और इसका मांग फलन है 11 माइनस 2p1 माइनस 2p2, एंड दूसरी कमोडिटी y का जो डिमांड फंक्शन है इन द रिस्पेक्ट ऑफ p1 एंड p2 16 माइनस 2p1 माइनस 3p2 है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द बोथ कमोडिटी आर कांस्टेंट 3 एंड 1 रुपए है। यानी आपका जो एक्स कमोडिटी का जो एवरेज कॉस्ट है वो 3 रुपए है, तथा वाई कमोडिटी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इस मोनोपोली को बियर करनी पड़ रही है वो 1 रुपए है। तो अगर इन दोनों कॉस्ट को आप विचार करिए कि एवरेज कॉस्ट की ये बात कर रहा, देखिए तो एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट हमको बनाने के लिए, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपका एवरेज कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट आपका एक कमोडिटी का, तो आपका एवरेज कॉस्ट एक कमोडिटी का इंटू एक्स प्लस एवरेज कॉस्ट आप दूसरी कमोडिटी का एंड वाई कर सकते हो। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, दोनों एवरेज कॉस्ट को आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो अब आप हम करेंगे क्या कि यहां पर मेरे पास एवरेज कॉस्ट जो दिया गया है वो 3x दिया गया है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई दिया गया है। तो इससे अब मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 3x प्लस वाई। तो ये देखिए आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन मैंने इस इंफॉर्मेशन से एक्सेस कर लिया है कि जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है उसको उत्पादन की इकाइयों से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दूसरी एवरेज कॉस्ट जो है 1 जो है उसको y से मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास दो डिमांड कर्व है, दो डिमांड फंक्शंस हैं। तो अब आप मान सकते हैं कि जब दो डिमांड फंक्शन है तो एक मोनोपोली को दोनों मार्केट से तो पैसे मिल रहे होंगे, दोनों मार्केट से वो पैसे एक्सेस कर रहा होगा, यानी उसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो दोनों मार्केट से आ रही। तो टोटल रेवेन्यू को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक मार्केट की टोटल रेवेन्यू को P1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स कमोडिटी को मार्केट में बेचने के बाद उसको कितनी रेवेन्यू मिली, प्लस दूसरी कमोडिटी आपके पास है P2 प्राइस पर जो बेच रहा है आपका, उसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे कितनी रेवेन्यू मिली। इस प्रकार मुझे टोटल रेवेन्यू फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप जानते हो कि यहां पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट लेवल, आपको प्राइस लेवल, आउटपुट एंड डिमांड ऑफ ईच कमोडिटी, ये 4-5 चीजें निकालनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, प्रॉफिट फंक्शन जनरेट कर लीजिए। इस तरह के केस में आप सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन जनरेट कर लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी होता है, ये हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। अब यहां पर टीआर दो कमोडिटी के रिस्पेक्ट में है, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि यहां पर हम डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली की बात कर रहे हैं। एक मोनोपोली दो अलग अलग बाजारों में, यानी दो अलग अलग वस्तुओं को बाजार में उतारा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टीआर फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आप यहां पे रखेंगे। इसी प्रकार टीसी फंक्शन में भी एक्स का मान रख देंगे, वाई का मान रख देंगे, जो आपका एक्स यहां पर रखा है एंड वाई रखा है, और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो आपका प्रॉफिट फंक्शन होगा वो प्रॉफिट फंक्शन P1 एंड P2 के रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? P1 एंड P2 के रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले TR फंक्शन को जनरेट कर लेता हूं, फिर TC फंक्शन को जनरेट कर लेता हूं, फिर पाई फलन में रख लेता हूं, इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो चलिए हम पहले टीआर फंक्शन को जनरेट करते हैं। तो टीआर इज इक्वल टू P1 इंटू एक्स। तो P1 को तो आपका वही रहेगा, x का मान आप यहां से ले लीजिए, क्या है 11 माइनस 2P1 माइनस 2P2 ब्रैकेट क्लोज। अब आपका यहां P2 का कर लीजिए प्लस P2, y का मान आप रख लीजिए 16 माइनस 2P1 माइनस 3P2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, टीआर इक्वल टू P1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11P1 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2P1 स्क्वायर माइनस 2P1 इंटू P2। P1 का P2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2P1 इंटू P2 हो जाएगा, प्लस P2 का मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन के अंदर, तो 16P2 माइनस 2P1 इंटू P2 एंड P2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P2 का स्क्वायर। अब आपके पास ये टीआर फंक्शन जनरेट हो गया इन द रिस्पेक्ट ऑफ P1 एंड P2। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो टीआर इक्वल टू, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर वालों को या तो हम एक साथ कर लेते हैं। तो अब आपके पास है इस तरह के जब क्वेश्चन को जब आप रीअरेंज करिएगा तो नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा। कभी कभी क्या होता था, मुझसे ही हो जाता था, कुछ वेरिएबल छूट जाते थे। ठीक है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो यह हो जाएगा -5। देखिए इसमें क्या नहीं, माइनस नहीं होगा, -2P1 का स्क्वायर माइनस 3P2 का स्क्वायर, ये दोनों को मैंने लिख लिया। अब मेरे पास 11P1 है एंड आपके पास कहीं पर नहीं है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप चाहो तो इसको यहीं पे लिख सकते हो, 11P1 एंड यहां पर 16 प्लस 16P2 एंड आपके पास ये और आपका ये वेरिएबल हो गया। अब आपके पास बचा क्या इतना, -2P1P2 माइनस 2P1P2, तो ये हो जाएगा -4P1P2 माइनस 4P1 एंड P2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए हैं, अगर आप नहीं भी करते तो हमारा काम चल जाता। तो ये एक प्रकार से मेरे पास टीआर फंक्शन जनरेट हो गया है इन द रिस्पेक्ट ऑफ P1 एंड P2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ टीसी के साथ यही घटना करते हैं। टीसी के साथ यही घटना करते हैं, तो आपको टीसी के साथ यही काम करते हैं। तो टीसी इक्वल टू 3x प्लस वाई एंड अब रखते हैं यहां पे मान 3 गुणे x। x का मान क्या है, 11 माइनस 2P1 माइनस 2P2 प्लस y का मान रख देते हैं। y का मान आपके पास है 16 माइनस 2P1 माइनस 3P2। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 मतलब 33 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6P1 माइनस 3 दूनी 6P2 प्लस 16 माइनस 2P1 माइनस 3P2। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 33 16 आपके पास क्या बचेगा, फाइन जो दोनों जुड़ जाएंगे, 6 3 9 और आपका हो जाएगा 4 49 माइनस 6P1 एंड 2P1 तो माइनस 8P1 हो जाएगा एंड 6P2 एंड 3P2। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 6 3 9P2। तो सारे वेरिएबल शायद यहां पर कलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, एक जगह पर हो गए। तो ये दिस इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ये आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका
बन जाता है। अब इस फलन में अगर मैं टीसी का मान एंड टीआर का मान एंड टीसी का फलन का मान रख दूंगा तो मुझे पाई फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज प्रॉफिट फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। तो मुझे प्रॉफिट फंक्शन मिल जाएगा और उस प्रॉफिट फंक्शन को हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल लेंगे जैसे पार्शियल डेरिवेटिव के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग नोट करते हैं। आपका पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। टी आर का मान आपका है कितना, -2p1 स्क्वायर, -2p1 स्क्वायर। फिर आपके पास है आपका -3p2 स्क्वायर, -3p2 स्क्वायर। फिर आपके पास है -11p1। सर यहाँ पर प्लस है, सर वो प्लस रहेगा, प्लस होगा सर। अच्छा प्लस हो जाएगा, एक कहां पर 11, एक बार फिर से बोलिएगा। 11p1 सर, -11p1 जो है ना वो प्लस रहेगा क्योंकि वहाँ प्लस था। अच्छा हाँ सॉरी, ये आपका ना ठीक है, तो 11p1 हो जाएगा। हाँ चलिए इस तरह ध्यान दिए रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, लास्ट में प्रॉब्लम आती। 11p आपका p1 हो जाता, ठीक है 11p1। एंड अब आपका हो जाएगा +16p2, +16p2। फिर आपके पास है -4p1p2, -4p1p2। तो इसको आप सुविधा के लिए एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब मैं माइनस लगाता हूं, टीसी जो फलन हमारे पास आया है इन द रिस्पेक्ट ऑफ p1 एंड p2 उसको नोट करते हैं। तो टीसी आया 49 - 8p1, 49 - 8p1 एंड आपके पास -9p2, -9p2। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो -2p1 स्क्वायर -3p2 स्क्वायर प्लस 11p1 प्लस 16p2 -4p1p2। अब यहां पे माइनस हो जाएगा तो -49 प्लस 8p1 माइनस प्लस आपका 9p2 हो जाएगा। चलो और इस सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन बन गया। अब मत इसमें दिमाग खर्च करिए, एक बार हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, खुद हमें समझ में आ जाएगा कि और कहां पे करना है। तो ये मेरे पास मान के चलिए प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है। हो सकता है और सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन हमने को जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हम पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद करेंगे। तो ये मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब आप जानते हो कि अगर आपसे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है, यानी MR = MC, या एग्जाम में आपसे पूछा जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो वही बात होती है। तो चलो इसमें फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, दैट इज नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं कि पहला डेरिवेटिव एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वेरिएबल हैं, P1 एंड P2 दो वेरिएबल है, तो यानी दो बार आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। यहां पर लैम्डा की कोई बात ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ P1 के, P1 के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। तो ये P1 है तो -4P1 हो जाता है। यहां पर P2 है, ये 0 हो जाएगा। यहां पर P1 है +11 हो जाएगा। यहां पर P2 हो 0 हो जाएगा। यहां पर -4P2 हो जाएगा, -4P2 हो जाएगा। यहां पर आपका +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और आपके पास कहीं पर नहीं है। तो ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। पहला डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। -4P1 एंड -4P2 एंड 11 और 8 + 19 = 0। इसको आप कहोगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलो अब आप क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव करते हो किसके रेस्पेक्ट में, P2 के रेस्पेक्ट में। चलो P2 के रेस्पेक्ट में, तो यहां से स्टार्ट होगी कहानी, -6P2, फिर इसके बाद यहां पर +16, फिर आपके पास हो जाएगा -4P1, फिर यहां पर आपका हो जाएगा 9, ठीक है, आपके पास 9 हो जाएगा प्लस का, ये आपके इक्वल टू 0। अब चलिए इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो -4 से -4P1
ये प्लस में नहीं, सॉरी एक मिनट, आपका -4P1 मैंने ये लिखा, फिर -6P2 ये लिखा, और 16 9 दोनों पॉजिटिव हैं, 25 हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ 25 हो जाएगा, 25 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2 की हेल्प से आप P1 एंड P2 का मान निकाल लोगे। तो चलिए एक काम करते हैं, देखो 4P1 एंड 4P1 दोनों का सिंबल निगेटिव है, तो अगर इस दोनों समीकरण को मैं घटा दूंगा तो P1 P1 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 का मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो चलो -4P1 -4P2 प्लस 19 इक्वल टू 0 एंड आपका -4P1 -6P2 प्लस 25 इक्वल टू 0। घटाने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या हो जाएगा, 4P से 4P1 से 4P1 कट जाएगा। अब आपके पास ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2P2, और यहां पर 19, ये -25 है, तो यहां पे बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो P2 का मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है, P2 का मान 3 आ जाएगा। अब P2 का मान अगर आप समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो मान लीजिए मैं 2 में रख लेता हूं, मेरे पास जगह है ना नीचे इसलिए, तो 2 में रख लेता हूं, तो -4P1 -6 × 3 प्लस 25 इक्वल टू 0। आपके पास -4P1 6 दूनी 32 18 प्लस 25 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका 7 बचेगा ना यहाँ पे, हाँ नहीं कितना बचेगा, 7, हाँ ओके। तो ये आपका P1 का मान जो आ जाएगा, वो P1 का मान आएगा आपका 7/4 आएगा, ठीक है। P1 एंड P2 का मान मैंने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। यही वो मूल्य है जहां पर उत्पादक का लाभ अधिकतम होगा, ठीक है। ये वो मूल्य है, यानी अगर एक जो आपका मोनोपोली है जो एक अधिकारी है, वो P2 का प्राइस अगर 3 रुपए रखता है एंड P1 का मान अगर 7/4 रखता है, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। अगर अब P1 एंड P2 का मान, मैं इसको लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं, P1 का मान आपका है 7/4 एंड P2 का मान आपका है 3। अगर इस मान को, ठीक है, इस वैल्यू को आप रख देते हो किस पे, इस TR फलन में, ये जो आप TR फलन देख रहे हो, तो आपको उत्पादक का टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा अगर इस TR फंक्शन में आप इसकी वैल्यू रखते हो। अगर P1 एंड P2 का मान आप इस TC फलन में रखते हो, तो उसकी टोटल कॉस्ट आप जान जाओगे कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। एंड अगर आप इस P1 एंड P2 को इस फलन में रखते हो, तो उसका आपको कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा कि कितना उत्पादक को लाभ प्राप्त हो रहा है। इस फलन में मान रखने पर हमें उत्पादक का कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर P1 एंड P2 का मान आप इसमें x फलन एंड y फलन में, यानी दो डिमांड फंक्शन ऊपर दिए गए, अगर इन दो डिमांड फंक्शंस में आप P1 एंड P2 का मान रख दोगे, तो x की कितनी मांग है बाजार में तथा y की कितनी बाजार में मांग है, ये अलग अलग आपको पता चल जाएगा कि बाजार में x वस्तु कितनी मांगी जा रही है एंड y वस्तु कितनी मांगी जा रही है। इसके अलग अलग डिमांड आपको मार्केट में पता चल जाएगी। तो जो मोनोपोली का क्वेश्चन आएगा, ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं एक्सेस करना, इससे हटके कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या होता, अब मेरे पास टाइम होता या मुझे लगता कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आप P1 एंड P2 को वैल्यू, फिर से मैं बोल रहा हूं, TR फलन में रखोगे तो TR की वैल्यू पता चल जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल TR
टोटल टीआर ऑफ द मोनोपोली फ्रॉम बोथ कमोडिटी, दोनों कमोडिटी के बेचने से उसको कुल आगम कितनी होगी ये पूछा जाए तो आप इस टीआर फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ अ मोनोपोली, मोनोपोली की कुल लागत क्या होगी, तो इसी वैल्यू को आपको टीसी फलन में रखना होगा और इस टीसी फलन में रखने के बाद आपको टीसी का न्यूमेरिकल मान निकल करके आ जाएगा। व्हाट विल बी टोटल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोली फ्रॉम द बोथ कमोडिटी, दोनों कमोडिटी को बेचने से उसको कुल प्रॉफिट कितना होगा, तो ये जो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन है ये आपके दोनों डिमांड कर्वों के हेल्प से ही जनरेट हुआ है। अगर इसमें आप P1 एंड P2 की वैल्यू को रख करके न्यूमेरिकल रूप से कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा जो एक मोनोपोली फर्म को दोनों मार्केट से मिल रहा है। एंड आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर एक्स कमोडिटी के डिमांड फंक्शन में आप P1 एंड P2 का मान रख दोगे तो एक्स बाजार में वस्तु का मूल्य कितना है, वो मांग कितनी है ये पता चल जाएगा, एक्स की मांग बाजार में कितनी है वो पता चल जाएगा एंड वाई की मांग बाजार में कितनी है ये भी पता चल जाएगा। तो इससे ज्यादा कभी भी आज तक इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई है। एग्जाम में आपको एक इंफॉर्मेशन या दो इंफॉर्मेशन ही पूछी जाएगी और मैंने आपको एक रिजल्ट निकालने के बाद 4 रिजल्ट आपसे ओरल डिस्कस किया हूं। ये आपका होमवर्क हो जाता है कि इसके वैल्यूज को आप निकालिएगा घर में बैठ के, ठीक है। अब बताइए किसी को जहां पे ना समझ में आए वो जरूर मेरे साथ बताइएगा। इसमें एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं कि जो ये प्राइस आपको निकला है क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, ये प्रश्न एक बचा कि ये जो आपका प्राइस निकला क्या इस मूल्य पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो मैंने लगा लिया, क्या सेकंड ऑर्डर कंडीशन इस पे काम कर रहा है, क्या सेकंड ऑर्डर कंडीशन काम कर रहा, इस पर हम बात करते हैं। तो इस पे सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि मैं इसको यहां से थोड़ा सा इसको हटाता हूं ताकि यहीं पे हम लोग सेकंड ऑर्डर कंडीशन को भी टेस्ट कर सके। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में आपकी जो सफिशिएंट कंडीशन होगी वो सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो उस सफिशिएंट कंडीशन को हम लोग यहां पर टेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमने नेसेसरी कंडीशन को टेस्ट कर लिया, अब सफिशिएंट कंडीशन को हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलो सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। आपको देखना कि क्या ये जो P1 प्राइस है क्या ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। तो इसी को P1 के रेस्पेक्ट में पुनः डेरिवेटिव करिए सेकंड ऑर्डर। तो जब P1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल P1 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा लिखने का मेथड क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका नोट किया जाएगा, यानी मुझे P1 जो P1 के रेस्पेक्ट में मैंने काम किया है उसी को आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। तो अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव करने पे यहां पे बचेगा -4 बचेगा, ठीक है, -4 बचेगा एंड ये आपका 0 हो जाएगा, -4 P2 एंड 19 0 हो जाएगा। तो द्वितीय अवकलन का मान क्या है, ऋणात्मक है। द्वितीय अवकलन का मान आपके पास निगेटिव है, अतः P1 का मान कितना था, P1 का मान आपका है 7/4, P1 का मान है 7/4 पर आपका ये जो प्राइस है ये प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगा, ठीक है, ये प्रॉफिट को मैक्सिमा करेगा। एंड अब आपके पास सेकंड देखिएगा P2 के रेस्पेक्ट में क्या ये जो P2 वाला प्राइस है ये आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो आपके पास डेल स्क्वायर पाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल P2 का होल स्क्वायर। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, इक्वल टू, अब आप इसको P2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, P2 के रेस्पेक्ट में यहां पर आपका इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, या अब ऊपर वाले को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि P1 के रेस्पेक्ट में ये आपका 0 हो जाएगा, यहां पे बचेगा -6, तो यह -6 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान यहां पर भी 0 से लेस आया है यानी निगेटिव आया है, अतः P = 3 पर आपका जो फलन है वो मैक्सिमाइज है, यानी प्रॉफिट को ये मूल्य भी मैक्सिमाइज ही कर रहा है। ये आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं।
ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे एक मोनोपोली एज अ डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली दो अलग अलग प्रोडक्ट के डिमांड करने के साथ अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करता, इस पर हम लोगों ने आज बात किया। चलिए, कभी कभी क्या होता है, ये तो आपने देखा